नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ भारतीय संविधान की नई क्लास में लेकर। ठीक है, पीछे तक हमने लास्ट टाइम कुछ स्वतंत्रताओं के बारे में उल्लेख किया था, खास तौर पर 1901 की जो 6 स्वतंत्रताएं थी उनके बारे में उल्लेख किया। आज उसी बात को हम आगे बढ़ेंगे और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक शब्द आता है मीडिया, प्रेस। ये प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ मिलता है? मतलब आप समझो कि देश में अगर चौथा स्तंभ की बात करें तो चौथा स्तंभ है प्रेस या मीडिया। इसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है और प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना है। ठीक है, तो नोट लगा के आप पहले लिखना स्टार्ट करें कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है, एक संविधान सभा के एक सदस्य थे के.टी. शाह। के.टी. शाह वही के.टी. शाह जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद के सामने इलेक्शन भी लड़ा था। ठीक है, तो के.टी. शाह, नोट लगा करके, के.टी. शाह ने कहा कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको मान रहे हो प्रेस को, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में ऐड कर दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए। तो लिख सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्य के.टी. शाह ने प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान में जोड़ने का सुझाव रखा था। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है और प्रेस की स्वतंत्रता को के.टी. शाह ने सोचा कि क्यों ना इसे संविधान सभा के अंतर्गत ही जोड़ दिया जाए, यानी संविधान में ही जोड़ दिया जाए। फिर जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो हमने पहले पढ़ा, कई बार पूछा जाता है कि 1901 के साथ साथ इस विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख और संविधान में कहाँ मिलता है? तो हम ये लिख सकते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख हमने या 19 के साथ साथ हमने प्रस्तावना में भी पढ़ा है। तो लिख सकते हो आप विचार और अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक केस हुआ था PUCL बनाम भारत संघ। एक केस था PUCL बनाम भारत संघ, मामला है 2013 का। 2013 में भारतीय चुनाव में पहली बार, इन अपने चुनावों में पहली बार एक विकल्प है नोटा। नोटा को हम राइट टू रिजेक्ट कह सकते हैं, मतलब हमें एक अधिकार है कि हम किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। हमें अगर उपरोक्त सभी उम्मीदवार पसंद ना हो तो हम एक नोटा विकल्प उपलब्ध कराया गया था। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि चुनाव में नोटा विकल्प उपलब्ध कराना, नोटा विकल्प उपलब्ध करवाना
नोटा विकल्प उपलब्ध कराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, पहला पड़ा प्रेस की स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही रखा गया। केटी शाह नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने कहा प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान में जोड़ दिया जाए। फिर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में भी हमने पढ़ा। फिर पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले में चुनाव में नोटा विकल्प उपलब्ध करवाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए, एक बिहार के व्यक्ति थे श्याम नारायण चौकसे, श्याम नारायण चौकसे बिहार के थे। ठीक है, केशव श्याम नारायण चौकसे बना भारत से, बना भारत से। ये बिहार में इंजीनियर थे, बिहार में इंजीनियर हुआ करते थे श्याम नारायण चौकसे। ये क्या है कि 2002 की बात है। 2002 में ये एक मूवी देखने गए थिएटर में। मूवी का नाम था कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम जब मूवी चलती है तो आपने देखा होगा कि लास्ट में मूवी में एक लास्ट क्या खत्म होने से पहले बीच में एक राष्ट्रगान बजता है। राष्ट्रगान बजता है तो श्याम नारायण चौक से उस समय मूवी देख रहे थे थिएटर में। ये क्या है कि थिएटर में खड़े हुए राष्ट्रगान को लेकर, तो इन्होंने दो राष्ट्रगान का सम्मान किया, लेकिन जो पीछे लोग थे, जो पीछे बैठने वाले असामाजिक तत्व है, इनको गालियाँ दी, इनको डांटा, इनको लताड़ा और इनको बैठने को कहा। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारी मूवी आप परेशान कर रहे हो, बैठ जाओ। तो इन्होंने इस बात को लेकर सोचा कि इस बात ये जो संविधान सभा जो थिएटर में जो दिखाया गया है कभी खुशी कभी गम सॉन्ग, इस सॉन्ग या राष्ट्रगान, इसको लेकर मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो इन्होंने क्या है कि बिहार कोर्ट में अर्जी लगा दी। बिहार कोर्ट में ये पहुंच गए। बिहार कोर्ट में पहुंचने पर बिहार हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया कि हाँ, जो श्याम नारायण चौक से कह रहे हैं ये बात सही है। और श्याम नारायण चौक से कहने पर सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट ने, बिहार हाई कोर्ट ने उस मूवी पर रोक लगा दी। उस मूवी पर बिहार में बैन कर दिया, रोक लगा कि आप कभी भी किसी भी पिक्चर में राष्ट्रगान नहीं बजा सकते, और बजाओगे तो सम्मान होना जरूरी, राष्ट्रगान का सम्मान जरूरी है। मूल कर्तव्य हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जब ये केस हुआ तो बात जब शाहरुख खान और करण जौहर तक पहुंची तो ये हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट पहुंचने पर हाईकोर्ट ने जो पिक्चर पर रोक लगाई थी, पटना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये शाहरुख खान और करण जौहर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को कहा कि जो आपने रोक लगाई इस रोक को हटा दीजिए। और श्याम नारायण चौक से जो चुनाव लड़ा था, ये चुनाव हार गए। इस चुनाव को हारने के बाद श्याम नारायण चौक से पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और लगभग 2016 तक वो केस लड़ते रहे। 2016 तक वो निरंतर केस लड़ते रहे कि आप इस प्रकार किसी मूवी में ऐसा नहीं कर सकते। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आज से सिनेमाघरों में, थिएटरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा और उसका सम्मान भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ठीक है, उसकी पालना होगी। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि थिएटरों में इसके साथ साथ कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी। ठीक है, किसी को नहीं पता होता था कि किस प्रकार इसका सम्मान होना चाहिए, तो वो एक तरीके से थिएटर में ही माहौल गड़बड़ा जाता था। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक निर्णय दिया कि कोई बात नहीं, आप राष्ट्रगान का सम्मान, अगर आप राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, ये आपके लिए सुरक्षित हो, अपनी इच्छा से होगा। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में बाध्यता की गई थी कि आप राष्ट्रगान बजाना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसको समाप्त कर दिया। तो इस केस को श्याम नारायण चौकसे के नाम से जाना गया था। ठीक है, क्या था कि सिनेमाघरों में
राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य होगा तथा बजाना अनिवार्य होगा। फिर बाद में इसे स्वैच्छिक कर दिया गया। बाद में इसे स्वैच्छिक कर दिया। ठीक है, इसीलिए इस केस को कहा जाता है श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ। ठीक है, इसके बाद में अब जिस आर्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं उस आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के तहत 3 बातें लिखी थी कि पहला सुनिए कि जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय के अकॉर्डिंग ही उसे सजा दी जाएगी। मान लो आज ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या है कि किसी कारणवश इससे चोरी हो जाती है या ये चोरी करता है तो आज कहा गया आज की डेट में कि 2000 अभी सितंबर है तो सितंबर 2022 में चोरी पर 2 साल का सजा है, 2 साल की सजा है। और आज तारीख कितनी है? आज तारीख आज के हिसाब से चलिए, आप आज जो डेट उस हिसाब से मान लो। अब कल नेक्स्ट डे कहते हैं कि आप अगर चोरी करते हो तो आपको जो सजा होगी वो 4 साल होगी। इस ए नाम के व्यक्ति ने अपराध किया है आज, ठीक है। अब कल कानून बना है कि चोरी करने पर 4 साल की सजा है, लेकिन इसने आज अपराध किया है तो आज के अपराध के अकॉर्डिंग ही इसे सजा दी जाएगी, यानी 2 साल की सजा इसको होगी। तो साफ साफ लिखा है एक में कि जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय के अनुसार ही उसे सजा दी जाएगी। तो ये लिखिए इसके तहत जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है, जिस समय अपराध किया है उसी समय के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। उसी समय के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। अब 20(1) में तो पढ़ लिया। 20(2) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। मतलब अगर किसी ने आज चोरी की है तो उसको चोरी की ही सजा दी जाएगी, ठीक। तो एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक सजा, एक ही सजा दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल सुनो मेरे सामने। 1991 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लिट्टे आंदोलनकारियों ने हत्या कर दी और उनकी गिरफ्तारी होने पर 1994 में 1994 में ट्रायल कोर्ट ने इन लोगों को फांसी की सजा दे दी। ट्रायल कोर्ट ने इन लोगों को फांसी की सजा दे दी। ये पहुंच गए हाई कोर्ट 1998 में। 1998 में इन्होंने हाई कोर्ट में क्या की थी, अपील की थी। तो हाई कोर्ट ने भी इनकी फांसी जारी रखी, ठीक है। इनकी फांसी को जारी रखा। बाद में ये पहुंच गए हाई कोर्ट के बाद पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट 2004 में ये सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ इन्होंने अपराध किया है तो इनको सजा मिलेगी। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में राष्ट्रपति के सामने गुहार रखी और 2011 में
राष्ट्रपति ने अपना निर्णय दिया, 2011 में निर्णय दिया। परंतु इनके एक वकील हुआ करते थे, नाम था, देश के जाने माने वकील है राम जेठमलानी, नामचीन है जेठमलानी वकील है। तो वकील के हिसाब से इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, लेकिन ये व्यक्ति, ये जो राजीव गांधी के हत्यारे हैं, इन्होंने न जाने कितने सालों से परेशान हो रहे हैं, कितने इन्हें सजा दी जा चुकी है। पहले तो इन्हें 1991 में गिरफ्तार 1991 में गिरफ्तार किया गया था। 3 सालों की सजा के बाद हाई ट्रायल कोर्ट ने इन्हें फांसी दे दी। फांसी की सजा देती तो फांसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। फिर ये चले गए हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट ने 4 साल बाद निर्णय दिया कि फांसी की सजा हो जाएगी। फिर ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी फांसी की सजा जारी रखी। फिर इन्हें फांसी क्यों नहीं दी? बाद में ये जब राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो राष्ट्रपति ने न जाने कितना समय ले लिया, 7 सालों का समय लिया। एक तो इनकी सजा थी फांसी की सजा, तो इनको फांसी की सजा नहीं दी। बाद में ये मानसिक रूप से भी पीड़ित थे कि आज फांसी है, कल फांसी, आज फांसी है, कल फांसी। आप भी सोचिए, एक व्यक्ति को पता है कि उसको फांसी से उसकी मौत होने वाली है और कल ही, पता नहीं कल ही उसको फांसी हो जाए, तो मानसिक रूप से अस्थिर होगा या नहीं होगा। फिर कहा, राम जेठमलानी ने कहा कि आपने एक तो निर्णय देने में लेट किया, उसके बाद में व्यक्तियों को जो भी थे फांसी की सजा जिन्हें मिली उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। बाद में आपने उन्हें 1991 से 2011 1991 से 2011 तक 20 सालों तक ये सजा भुगत चुके हैं। अपने 20 सालों से जेल में है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपने इनको 2 प्रकार की सजा तो पहले ही दे दी, अब तीसरी आप इन्हें फांसी दे दो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है और इस फांसी पर पूर्ण बाद में रोक लगा दी। कब हुआ था? राजीव गांधी हत्याकांड। इसीलिए 20(2) में लिखा है कि एक अपराध के लिए न्यूनतम एक ही सजा दी जाएगी, यानी आपने एक प्रकार का अपराध, एक अपराध किया है तो आपको एक ही सजा दी जाएगी। ये आप लिख लीजिए। लिखिए। बीस के तहत हमने 1 पढ़ा, 20 के तहत हमने 2 पढ़ा, 1 के तहत जिस समय अपराध हुआ उस समय के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। 20(2) के अनुसार एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। 20(3) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध कभी भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यानी जो पिक्चरों में दिखाया जाता है ना आपको, उसको मार के बताया जाता है कि इसने अपराध किया है नहीं किया, फिर वो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ से अपराध, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी है, आप उन्हें कभी भी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक कर्नाटक का मामला है, काफी तुल पकड़ा था उस समय की बात है। एक कर्नाटक का मामला है। कर्नाटक में एक व्यक्ति थे सेल्वी नाम से, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। मामला 2010 का है। इनको क्या हुआ, छोटा मोटा अपराध हुआ था इनसे, और इनको क्या पुलिस वालों ने पकड़ लिया और इनको क्या नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की बात की। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में इस मामले में जब ये केस काफी तुल पकड़ा तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को
किसी भी व्यक्ति के साथ आप ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के टेस्ट आप किसी भी व्यक्ति पर नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें क्या होगा, इससे नुकसान होगा, क्योंकि आप उन्हें इंजेक्शन या फिर हाई डोज कुछ भी दोगे, इससे उसकी जीने के अधिकार के अकॉर्डिंग उसके साथ में हनन होगा उसका। तो आप इस प्रकार के टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन साफ साफ कह दिया कि देश और महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध हो तो उसमें इस प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। तो ना सीएलए बनाम कर्नाटक राज्य, इस मामले में ये निर्णय दिया गया कि किसी भी व्यक्ति पर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, या लाई डिटेक्टर टेस्ट, झूठ बोलने वाली मशीन, लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। साथ ही इसमें कह सकते हो, लेकिन महिलाओं व देश के विरुद्ध अपराधों में इस प्रकार के टेस्ट किए जा सके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। ओके दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कंटिन्यू आप पढ़ते रहे साथ में हमारे, आपको कई ऐसी अच्छी बातें मिलती रहेगी और आपकी पॉलिटी में निखार आता रहेगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।